नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे अपने यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्जाम में। और जो हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं, पहली बार आए हुए हैं, तो उसको मैं बोलना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि बोर्ड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट के जो है आपको वीडियो यहाँ इस चैनल पर आपको देखने को मिलेंगे। और जो पहले से चैनल पर आए हुए हैं, पहले से जो चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो नए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक घंटा दिख रहा होगा, ठीक है ना, उस घंटे को जरूर दबाइएगा, वही मेन चीज़ है। उसको घंटा दबाइएगा तो फ़ायदा यही मिलेगा ना कि मैं जैसे ही चैनल पर वीडियो अपलोड किया जाएगा, वो घंटा क्या करेगा, आपको नोटिफिकेशन दे देगा कि चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुका है। और उसको नहीं दबाइएगा तो क्या होगा कि वीडियो डालेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कि वीडियो चैनल पर आया हुआ है, नया वीडियो। इसलिए आपको अपडेट के लिए अधिक से अधिक अपडेट चाहिए आपको इस चैनल से रिलेटेड, तो आपको घंटा दबा देना है। बाकी आते हैं अपने मुद्दे पर, अपने टॉपिक पर। आज हम किस मुद्दे पर बात करने वाले हैं? अच्छा, भाषा और वर्ण विचार। ये हम लोग कवर किए थे लगभग 3-4 वीडियो में। हम लोग ये पूरा थ्योरी हम लोग पढ़ चुके थे। भाषा क्या है, वर्ण विचार क्या है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, स्पर्श व्यंजन पुल, ये सब सारा जो भी है, बलागात का था, बहुत कुछ था इसमें। मैंने सारा चीज़ कवर किया हुआ था। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो मैं यहाँ पे एक आई बटन पे लिंक दे दूंगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो देख लीजिएगा। और इस वीडियो में हम लोग ऑब्जेक्टिव पर बात करेंगे। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है ऑब्जेक्टिव में। पहला क्वेश्चन है, भाषा किसकी अभिव्यक्ति का माध्यम है? यानी भाषा क्या था? भाषा एक साधन है जिसके माध्यम से क्या करता है, व्यक्ति क्या करता है, अपनी बातों को या अपनी विचारों को क्या करता है, दूसरों के सामने प्रकट करता है। जैसे मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे पढ़ाने का आता है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी बातों को जो आप लोगों के सामने प्रकट कर रहा हूँ। तो क्या है, वही तो, यानी बातों को प्रकट कर रहा हूँ, यानी अपनी विचार, जो भी हमारे मन में बात है, विचार है, उसको प्रकट कर रहे हैं, उसी का तो अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा, आप देखिए क्या क्या ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लेखों की, कहानी की, या विचारों की, या रचना की। तो इन चारों में से एक ऑप्शन आपका सी जो राइट है, विचारों की। अपनी और बाकी ये तीनों जो है इसी विचार में ही आ गया। हम लेख, जैसे मान लें हम लेख, कोई चीज़ का लेख, निबंध, ये सब हम व्यक्त कर रहे हैं, तो वो तो हमारे विचारों में ही आ गया ना। लेख भी तो किसी का विचार ही होगा। रचना, किसी ने कुछ रचना किया, वो भी तो किसी का विचार ही होगा। कोई कहानी है, कहानी भी तो किसी का विचार ही होगा, किसी ने उसे लिखा होगा। तो हर तरह से क्या है, ये सब तीनों जो है विचार में ही आ जाता है, तो बिल्कुल विचारों का ही अभिव्यक्ति का माध्यम है। तो आपका सी नंबर राइट आंसर है। आंसर सी राइट है, सही है। बाकी बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 2, व्याकरण वह ज्ञान है जो त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता है, मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, इनमें से कोई नहीं। पहला, त्रुटियों पर ध्यान नहीं देता, ये तो सॉलिड गलत है। व्याकरण ही है तो जो त्रुटियां बताता है कि यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए, ये सब कौन बताता है? व्याकरण ही बताता है ना। तो पहला तो बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, ये सही है। नियमों का विश्लेषण नहीं करता है, ये तो गलत है। बहुत सारे व्याकरण में नियमें चलती है, नियम के अनुसार ही तो व्याकरण है। कोई भी चीज़ कीजिए कि नहीं, यहाँ पे स्त्रीलिंग है, इसको ऐसे यूज करो, ये नियम है व्याकरण का, ये नियम है, यहाँ पे ऐसा यूज होना चाहिए, वैसा नियमों का विश्लेषण करता है, यहाँ पे दिया नहीं करता है। तो सी भी गलत है, इनमें से कोई डी, यानी बी नंबर आपका सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। मानकता के आधार पर भाषा प्रदान करता है, कौन? व्याकरण। तो आपका बी जो है राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, ख का उच्चारण स्थान है। 2015 में ये क्वेश्चन आ चुका है। ख, आपको याद रखना चाहिए कि जैसे पहले ऑप्शन आपको दे देते हैं। पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा है तालु, तीसरा है दंत, चौथा है कंठ। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे 2-3 नंबर के, शायद इस चैप्टर से लगभग 4 से 5 नंबर का आपका ऑब्जेक्टिव आता है, और ये उच्चारण स्थान का तो शायद 2-3 नंबर का ही जाता होगा। तो इसलिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को, जो वीडियो इसका थ्योरी का वीडियो बना है, भाषा क्या है, वर्ण विचार क्या है, वो चारों वीडियो आप देख लीजिए, बहुत फायदेमंद रहेगा आपके लिए। यहाँ पर कहा क्या है, खो का उच्चारण स्थान क्या है? खो। तो आपको बताए थे कि जितने भी कवर्ग है, कवर्ग मतलब में, कवर्ग में 5 आता है, लेकिन 5वां अक्षर छोड़ के 4 को सिर्फ लेना है। क, ख, ग, घ, और एगो ओ, आ, और उसके बाद एक और हो, और उसके बाद विसर्ग जिसको बोलते हैं
ये कुछ वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान कंठ से होता है। नहीं तो आप खुद प्रैक्टिस कीजिए। खो, खो का उच्चारण कीजिए, देखिए डायरेक्ट जो है बिना कुछ सटे डायरेक्ट खो का उच्चारण स्थान कंठ से हो रहा है। खो, बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डायरेक्ट कंठ से ध्वनि निकल रहा है। उच्चारण कीजिए खो, खो, देखिए डायरेक्ट कंठ से आ रहा है ना, यानी कि कबर के सारे ये सब जितने भी है सब कंठ से इसका उच्चारण स्थान होता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4, क वर्ण का उच्चारण स्थान, ये इसका भी तो वही सेम है, क्योंकि कवर्ग के अंतर्गत आ गया। कंठ, तालु, दंत, मूर्धा, ये 2014 में पूछा जा चुका है, 11 में भी पूछा जा चुका है। तो इसका जो क्या राइट आंसर है? कंठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5, च का उच्चारण स्थान है च, चवर्ग। चवर्ग जात के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो च हो गया, छ हो गया, ज हो गया, झ हो गया, उसके बाद चवर्ग में और कुछ आता है आपका हर्षई आ गया, सॉरी चवर्ग में नहीं आ गया, मतलब कि पहले ऑप्शन दे देते हैं आपको। पहला ऑप्शन है कंठ, दूसरा है तालु, तीसरा है दांत और चौथा है मूर्धा। तो इसका राइट आंसर जो है तालु है। और तालु के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो आपका चवर्ग में आ गया च, छ, ज, झ, उसके बाद हर्षई दीर्घई ले लीजिए, हर्षई दीर्घई चवर्ग में च, छ, ज, झ, उसके बाद एक यो ले लीजिए, य, और एक तालप से। ये जो वर्ण है ये आपका सब तालु से है। नहीं तो आप उच्चारण कीजिए च, छ, ज, झ, सबका देखिए जीवा जो है, जी आपका जीवा जो है क्या है? तालु में ऊपर सट रहा है, जा रहा है ना ऊपर, यानी कि जी जो है तालु में सट रहा है, तब जाके च का उच्चारण हो रहा है, ध्वनि निकल रहा है। तो अर्थात इसका उच्चारण स्थान कहाँ से है? बी, तालु से। इसका खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, खुद उच्चारण करके देखिए, चेक कीजिए, पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर बी है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर। प का उच्चारण स्थान है प। इसका पहले ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा बातें करेंगे। पहला ऑप्शन है आपका दंत, दूसरा है कंठ, तीसरा है ओठ, चौथा है तालु। इसका राइट आंसर ओठ है। और ओठ के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है? तो आपका पवर्ग में प, फ, ब, भ, 4 वर्ण हो गया। उसके बाद जो आपका आ जाएगा हर्षऊ आ गया, हर्षऊ आ गया, दीर्घऊ आ गया, और तो कुछ नहीं आना चाहिए। हर्षऊ, दीर्घऊ और पवर प, फ, ब, भ, हाँ मो छोड़ के बाकी पवर्ग में प, फ, ब, भ, हर्षऊ, दीर्घऊ, ये जो है 4 2 6 वर्ण आता है, जिसमें इसका उच्चारण ओठ से होता है। आप उच्चारण कीजिए पो, देखिए आपका दोनों जो है होठ जो है आपस में क्या है? चिपक रहा है। प, फ, ब, भ, चारों वर्ण का उच्चारण देखिए क्या है? चिपक रहा है ना ओठ, यानी इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? ओठ से, सी नंबर। आप वर्ण का उच्चारण कीजिए, वर्ण का उच्चारण कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। प्रश्न संख्या 7, 2013 में ये भी पूछा जा चुका है। प्रश्न संख्या 7, दीर्घऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? ये तो अभी मैंने बताया, हर्षऊ, दीर्घऊ, प, फ, ब, भ, ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से है? ओठ से। पहला ऑप्शन ओष्ठ है, दूसरा है दंत है, तीसरा है तालु है, चौथा है मूर्धा है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? बोलिए। ओष्ठ, ए नंबर, ठीक है, ओष्ठ। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 8, घ का उच्चारण स्थान, क, ख, ग, घ, ये सब क्या है? कबर के अंतर्गत आ गया। तो पहले ऑप्शन दे देते हैं, उसके बाद फिर बात करेंगे। मूर्धा, कंठ, दंत या नासिका। तो आपका मैंने बताया था कि ये जो है कवर्ग के सब जो है कंठ से आते हैं। इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? कंठ से। और कौन कौन से वर्ण का उच्चारण होता है? क, ख, ख, ग, घ, उसके बाद अ, आ, और क्या था? ओ, आ, क, ख, ग, घ, और उसके बाद एक था विसर्ग, जिसको बोलते हैं विसर्ग, और एक ह। ये सब का उच्चारण कीजिए, देखिए डायरेक्ट कंठ से ध्वनि निकल रहा है। ये सब का उच्चारण स्थान कहाँ से? कंठ से। माइंड में रखिएगा, इससे इस चैप्टर से 4 से 5 नंबर का आता है ऑब्जेक्टिव, नंबर लाना है तो थोड़ा सा माइंड में तो रखना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9, ह का उच्चारण स्थान ह, अभी तो बताया मैंने,
ऑप्शन दे रहे हैं, जल्दी से सही बताइए इसका। पहला ऑप्शन है मूर्धा, दूसरा है दंत, तीसरा है कंठ, चौथा है तालु। बताइए ऑप्शन क्या है जी सही, कमेंट करके जल्दी बताइए कौन सा आंसर सही है। ह का उच्चारण स्थान कंठ, अभी बताया ना जी, ओ आ, उसके बाद क्या था क ख ग घ अह और ह। इस वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। और ऐसे भी उच्चारण कीजिए ह, डायरेक्ट देखिए कंठ से ध्वनि निकल रहा है, ना ओठ चिपक रहा है, ना जीवा इधर उधर हिल रहा है, डायरेक्ट कंठ से ध्वनि निकल रहा है। तो इसका उच्चारण करके आप चेक कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, सी कंठ है। प्रश्न संख्या 10, अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या है, अनुस्वार, अनुस्वार। तो इसका ऑप्शन देते हैं तालु, नासिका, मूर्धा और कंठ। तो नासिका से कौन कौन सा वर्ण का उच्चारण होता है, ये दरअसल इसका राइट आंसर नासिका है। आप अगर उच्चारण कीजिएगा, देखिए अनुस्वार बोलिएगा, नाक बंद करके अनुस्वार बोलिए, देखिए नहीं बोल पाइएगा, अनुस्वार सही उच्चारण नहीं हो रहा है, यानी कि यह नासिका से हो रहा है। अब नासिका के अंतर्गत कौन कौन सा वर्ण आता है जिसका उच्चारण नुस्तन होता है। नासिका की बात करें तो नासिका में जितने भी पचवा अक्षर था, जैसे अंगो हो गया, और उसके बाद अंगों के बाद यो हो गया, और उसके बाद आपका जो है मूर्धन्य हो गया, मूर्धन्य हो गया, और उसके बाद नो हो गया, मो हो गया, और अनुस्वार हो गया। ये सारा वर्ण क्या है आपका जो है नासिका से होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। प्रश्न संख्या 11, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। मुझे 100% आप लोगों पर विश्वास है कि इसका आंसर आपने सही दिया ही होगा। तो लीजिए मैं ऑप्शन दे देता हूँ। पहला ऑप्शन है देवनागरी, दूसरा है अंग्रेजी, तीसरा है यूनानी, चौथा है रोमन। सही आंसर क्या है जी, जल्दी से कमेंट करके बताइए। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, हिंदी, संस्कृत, ये सब जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ए नंबर इसका राइट है। प्रश्न संख्या 12, जिस वर्ण के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन पहले दे देते हैं, उसके बाद थोड़ा सा इस पर बात करेंगे। पहला ऑप्शन है भाषा, दूसरा है अक्षर, तीसरा है स्वर, और चौथा है व्यंजन। वर्ण क्या होता है, वर्ण जिसका हम टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। वर्ण के अंतर्गत दो पड़े थे, एक स्वर वर्ण, एक व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण का उच्चारण क्या होता है, बिना रुके लगातार होता है, बिना किसी की सहायता के लगातार होता है। और व्यंजन वर्ण का उच्चारण में हमको स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, अर्थात उसका जो उच्चारण रुक रुक कर और स्वर की सहायता से लिया जाता है। तो यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़िए, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, कहाँ गया मेरा माउस, देखिए जिस वर्ण का उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो व्यंजन वर्ण में ना स्वर का उच्चारण, स्वर की सहायता से हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते थे, इसलिए डी नंबर इसका सही आंसर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13, प्रत्येक व्यंजन का पहला, तीसरा और पांचवा ये वर्ण को क्या कहते हैं। ऑप्शन दे रहे हैं, फिर बात करेंगे हम। पहला है अल्प प्राण, अक्षर, स्वर और बलाघात। तो इसमें से क्या कह रहा है, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण, पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को क्या कहते हैं। बलाघात तो कहते नहीं है, स्वर वर्ण को कहेंगे नहीं, अक्षर तो कहेंगे नहीं, कहेंगे अल्पप्राण। क्योंकि स्वर वर्ण में क्या होता है, स्वर वर्ण में सारा 11 वर्ण आता है। ओ आ ह्रस्व ई दीर्घई, ह्रस्व उ दीर्घ उ, री ए ऐ ओ औ, ये 11 वर्ण स्वर वर्ण है। बलाघात है कि कोई शब्द का उच्चारण करते समय उस पर जोर देना पड़ता है, वो बलाघात है। अक्षर क्या है, जितने भी वर्ण है सब अक्षर है। तो यहाँ पर अल्प प्राण इसका राइट आंसर है। अल्प प्राण में आपने पढ़ा होगा कि अल्प प्राण के अंतर्गत सारे स्वर वर्ण, उसके बाद व्यंजन, स्पर्श व्यंजन का पहला, तीसरा, पांचवा ये होता है। और क्या था, और आपका जो है ये वाला अंतस्थ व्यंजन का, अंतस्थ व्यंजन का यो रो लो वो आ गया, और एक जो है आपका अनुस्वार आ गया, यही आता है ना अल्प प्राण में। अंतस्थ व्यंजन आ गया, अनुस्वार आ गया, पहला, तीसरा, पांचवा आ गया, सारे स्वर वर्ण आ गया, यानी कि टोटल 31 है। तो अल्प प्राण आपको याद रखना होगा कौन कौन सा वर्ण अल्प प्राण है। ये पहला, तीसरा, पांचवा मतलब समझे। ये स्पर्श व्यंजन में क्या था, कवर्ग का पहला क हो गया, फिर ग हो गया, फिर अंग हो गया, फिर चवर्ग में च हो गया, ज हो गया, फिर यो हो गया।
उस तरह कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग 5 होता है ना, 5 25 स्पर्श व्यंजन के अंदर। तो उसमें से पहला, तीसरा, पचमा उठाना है और ये सब क्या है, ये अल्पप्राण है। बाकी जो छूटा वो महाप्राण है। कौन कौन सा छूटा? स्वर वर्ण तो हो ही गया कवर। स्पर्श व्यंजन में क्या हो गया, इसमें जो है 5 या 15 ले लिए, यानी छूटा क्या, दूसरा और चौथा छूटा ना, यानी खो और घो, छो और झो, ठो और ढो, और थो और धो, फो और भो, ये छूटा। उसके बाद क्या, अंतस्थ में योरो लो वो तो लिए लिए थे। अब छूटा क्या, अंतस्थ। उसके बाद क्या छूटा, उसमें छूटा। उसमें क्या था, तालब से मूर्धन से धन से हो, 4 छूटा। उसके बाद विसर्ग जो था ये आ गया। ये सब जो जो छूटा वो महाप्राण में आ गया। आगे शायद क्वेश्चन होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर अल्पप्राण है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14। थोड़ा सा विस्तार कर देते हैं कि थोड़ा माइंड पे चढ़ जाए। अगर वो वीडियो देखे होंगे तभी हमने बोला, तुरंत आपके माथा पर, माइंड पर लोड हो गया होगा। प्रश्न संख्या 14 देख लेते हैं। प्रत्येक व्यंजन का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? अभी मैंने बताया ना, महाप्राण, क्योंकि पहला, तीसरा, पचमा ये तीनों तो अल्पप्राण में आ गया। बचा क्या, दूसरा और चौथा व्यंजन का दूसरा चौथा, ये आपका महाप्राण के अंदर आ गया। अल्पप्राण, पहला ऑप्शन अल्पप्राण, दूसरा है अक्षर, तीसरा है महाप्राण और चौथा है बलाघात। इतने अच्छे से मैंने उस चारों वीडियो में मैंने कवर किया है, भाषा क्या है, वर्ण अच्छे से किया है। आपको जरूर देखना चाहिए वो वीडियो। उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव क्या है, कितनों तरह का ऑब्जेक्टिव बना के दे, आप सॉल्व कर दीजिएगा, 100% गारंटी है। तो आपने वो वीडियो जरूर देखना है। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस यहीं पे आई बटन पे आप क्लिक कीजिए, देखिए वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा। बाकी ये तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है, महाप्राण, सी नंबर सही है। प्रश्न संख्या 15। निम्नलिखित में संयुक्त ध्वनि कौन सा है? संयुक्त ऑप्शन देते हैं, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। पहला है त्र, दूसरा है छ, तीसरा है ठ, चौथा है भ। तो आपको पता है कि त्र जो है, इसको छोड़ के बाकी छ, ठ, भ ये सब क्या है, ये सब के सब व्यंजन वर्ण है। व्यंजन वर्ण में भी कौन, स्पर्श व्यंजन है, क्योंकि ये चवर्ग जात के अंतर्गत है। ये टवर्ग में आता है, ये पवर्ग में आता है। 25 है ना व्यंजन, स्पर्श व्यंजन में 25 है, तो उसमें से ये क्या है, ये चवर्ग के अंतर्गत ये सब क्या है, ये स्पर्श, ये व्यंजन वर्ण है। लेकिन ये त्रो की बात करें, अक्षो त्रो ज्ञो, ये संयुक्त ध्वनि। संयुक्त ध्वनि समझते हैं, मतलब 2 वर्ण के मेल से बना है। त्रो, त्रो किससे बना है, तो हलंत प्लस रो, इससे बना है त्रो। तो हलंत प्लस रो, इससे मिलकर त्रो बना, इसीलिए इसको संयुक्त ध्वनि कहा गया। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ए इसका राइट है। प्रश्न संख्या 16। किसी शब्द के उच्चारण में जो विराम आता है उसे क्या कहते हैं? कोई भी शब्द का उच्चारण करते समय विराम आ जाता है, हम रुक जाते हैं, उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिए, पता चल जाएगा। अल्पप्राण, संगम, महाप्राण और बलाघात। मान लीजिए यहाँ पे देखिए, किसी शब्द, ये क्या है, ये इस शब्द दोनों का उच्चारण करते समय क्या बीच में हम रुके, अर्थात 2 शब्द का क्या है, मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है। तो जहाँ कहाँ रुकेंगे, जहाँ पे 2 शब्द मिलन होगा, संगम होगा। तो ये आपका राइट आंसर क्या है, संगम है। क्योंकि किसी शब्द के उच्चारण में विराम आता है तो संगम की जगह ही ना विराम होगा, क्योंकि 2 शब्द वहाँ मिलकर जुड़ा है, तो वहाँ पर तो रुकना ही होगा, विराम तो लगना ही होगा। तो ये क्या है, आपका विराम कहलाता है। राइट आंसर क्या है, बी, बी इसका राइट है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में महाप्राण घोष वर्ण क्या है? घोष वर्ण महाप्राण के ही अंतर्गत आता है, घोष और अघोष। ठीक है, तो इसमें घोष वर्ण पूछ रहा है। तो घोष वर्ण पहले ऑप्शन दे देते हैं। पहला ऑप्शन है आपका ख, दूसरा है छ, तीसरा है ठ और चौथा है भो। तो घोष वर्ण क्या होता है, घोष वर्ण में, घोष वर्ण जो है, घोष ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियां जो होता है ना, वो आपस में क्या होता है, मिल जाती है और वायु को धक्का देते हुए क्या होता है, बाहर निकलती है घोष वर्ण में। और इसके अंतर्गत अगर हम बात करें कौन कौन से वर्ण आते हैं, तो इसके अंतर्गत जो है सारे स्वर वर्ण आते हैं, यानी 11 स्वर वर्ण है वो टोटल आ गया। उसके बाद व्यंजन वर्ण की बात करें तो तीसरा, चौथा, पचमा ये आपके घोष वर्ण के आते हैं। और अंतस्थ में यो, रो, लो, वो और एक आपका जो है उसमें में जाके हो आ जाता है। ये सारा जो है घोष में आ जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, पहला, सॉरी, तीसरा, चौथा, पचमा सब घोष में है। तो इसमें तीसरा, चौथा, पचमा, तो खो तो ये दूसरा है, छो भी दूसरा है, ठो भी दूसरा है, भो
ये चौथा है, अर्थात तीसरा चौथा पचमा ये वाला राइट आंसर है, डी नंबर है। बाकी ख छ ठ ये आपका अघोष है, अघोष वर्ण, ठीक है, क्योंकि तीसरा चौथा पचमा ये घोष में आता है, सारे स्वर वर्ण घोष में आएगा। अंतस्थ में आपका यो रो लो वो चारों आ गया, और एक एक्स्ट्रा जो है उसमें सिर्फ हो को कवर कर लेना, ये सब घोष में आ गया। और जो छूटा वो अघोष में आ गया। छूटा कौन? आपका पहला और दूसरा, पहला दूसरा और अंतस्थ तो हो ही गया था चारों, और तीनों सो छूटा था, तालब से मूर्धन से धन सो, ये जो है आपका अघोष में आता है। यहाँ पे घोष है तो इसमें चौथा तीसरा चौथा पचमा है, तो ये पहला दूसरा, पहला है, सॉरी दूसरा दूसरा दूसरा, तीनों दूसरा और ये है चौथा, तो इसका राइट आंसर डी है, डी। प्रश्न संख्या 18, किस वर्ण का उच्चारण कंठ एवं तालु के सहयोग से होता है? कंठ का भी और तालु दोनों का इस्तेमाल से हम क्या उस वर्ण का उच्चारण करते हैं? तो ऑप्शन है आपका मो, ख, ए और च। तो देखिए, एक तो पांचवा अक्षर मो, मो जो है आपका कंठ और तालु है ना जी, कंठ और तालु। तो कंठ तालु में कौन कौन सा वर्ण आता है? तो मो की पहले हम सबका वर्ण का कौन कौन सा उच्चारण कहाँ से हो रहा है उस पर बात करते हैं। अगर यदि हम मो की बात करें तो मो पांचवा अक्षर था, और पांचवा अक्षर सब किसके अंतर्गत आया था? सब आया था नासिक के अंतर्गत, अंघो, यो, मूर्धन्यो, नो, मो, ये सब नासिका के अंतर्गत आया था, नाक के थ्रू आया था। और ये खो की बात करें, खो की बात करें तो ये कवर्ग में आ गया, क ख ग घ, ये आपका कंठ से आ गया। और च की बात करें, ये च, ये चवर्ग हो गया, तालु से आ गया। तो बचा क्या? ए। तो आपका ए का उच्चारण स्थान, ए और ए, ये दो वर्ण का उच्चारण स्थान जो होता है कहाँ से होता है? कंठ और तालु के सहयोग से होता है। ए और ए यही दो वर्ण है जो कंठ और तालु से होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? राइट आंसर है सी, ए। उसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 19। वीडियो लगता है लंबा जा रहा है, इसीलिए ठीक है तो यहीं तक रहने देते हैं, ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए। और बाकी जो बचा वही 18-19 को और बचा होगा, वो हम लोग अगले वीडियो में कवर कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।